नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है विश्व खबरम, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नेपाल की नई सरकार के बारे में और भारत से उसके रिश्तों के बारे में। नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाला ने कहा कि वह नेपाल को केंद्र में रखकर दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध बनाएंगे। 23 दिसंबर को चीन के एक बड़े अधिकारी वांग शिन की मुलाकात नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन के प्रमुख केपी ओली और माओवादी सेंट्रल के प्रमुख पुष्पकमल दहल के प्रचंड के बीच हुई थी। इस मुलाकात के 24 घंटे बाद ही नेपाल में नई सरकार बन गई। इस सरकार के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल प्रचंड। वहीं प्रचंड, जिसने 2008 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपति मंदिर से भारतीय पुजारियों को निकलवा दिया था। इसके बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आ गई थी। नेपाल में एक बार फिर कमजोर गठबंधन और सियासी जोड़ तोड़ की सरकार बन गई है। चुनाव पहले के गठबंधन को ताक पर रख पुराने प्रतिद्वंदी के पाले में पहुंचे पुष्पकमल दहल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही वो भी हो गया है जिसका चीन लंबे समय से इंतजार कर रहा था, यानी कि केपी ओली और प्रचंड समेत माओवादी नेताओं का बड़े गठजोड़ के साथ सत्ता में बैठना। नेपाल में बीते 1.5 दशक में 13वीं बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, यानी कि मंच पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करने वाले नेपाल में सत्ता बदलाव के भारत के लिए भी कई मायने हैं। साथ ही यह भी साफ है कि काठमांडू का किला संभालने जा रहे प्रचंड के लिए भारत से ना तो मुंह मोड़ना मुमकिन होगा और ना ही उसके खिलाफ जाना। सरकार में खींचतान बनी रहेगी, ये भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रचंड के राजनीतिक अतीत और गठबंधन की दरारों के बीच आशंका के कई सवाल भी खड़े हैं। सवाल नई सरकार के राजनीतिक अंतर्विरोधी के भी हैं, क्योंकि प्रचंड की अगुवाई में बनने जा रही सरकार माओवादियों के साथ साथ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे राजशाही का समर्थन करने वाली पार्टी के सहारे टिकी है। ऐसे में एक तरफ जहां प्रचंड और ओली के लिए पूरी तरह चीन की गोदी में बैठना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि खींचतान के मुद्दे पहले से ही इस सरकार के साथ लिख गए हैं। दरअसल नेपाल में नवंबर 2022 में हुए चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। नेपाल की संसद 275 सदस्य वाले निचले सदन में अभी तक शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली नेपाली कांग्रेस केवल 89 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि प्रचंड के माओइस्ट सेंटर की 32 और केपी ओली की पार्टी को 78 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा गठबंधन के समीकरण को सही मुमकिन कराकर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब आपको बताते हैं कि इस सरकार से भारत को क्या मिलने वाला है, इस विषय में भी हम बात कर लेते हैं। जानकारों का मानना है कि भारत के लिहाज से बेहतर स्थिति यही होती कि शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में सरकार बनती या उनके साथ प्रचंड का गठबंधन बरकरार रहता। लेकिन पहले भारत के प्रधानमंत्री बनने को लेकर जिस तरह से देउबा और प्रचंड के बीच रस्साकसी चली, उससे गठबंधन लड़खड़ा गया और ये टूट गया। वहीं ओली के प्रस्ताव ने प्रचंड के पीएम बनने का दरवाजा खोल दिया। वहीं नए गठबंधन का समीकरण भी बन गया। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और कार्यकाल को लेकर उठे सवालों के बीच पिछली संसद में कार्यकाल में देउबा और ओली अलग हो गए थे। माना जा रहा है कि इस नए गठजोड़ के पीछे हाल ही के दिनों में माउंट ईस्ट सेंटर के चीफ व्हिप गुरुन थापा की हालिया चीन यात्रा भी है। भूमिका अहम मानी जा रही है, यानी कि अंदर खाने की कोशिश काफ़ी समय से चल रही थी। चीन अपनी सत्ता एक तरह से इनडायरेक्ट वे में नेपाल पर काबिज
करना चाहता था, इसलिए उसने प्रचंड और ओली की गठबंधन सरकार को बढ़ावा दिया और ये बनकर तैयार हो गई। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए कितना चिंता का विषय है नेपाल में प्रचंड का प्रधानमंत्री बनना। स्वाभाविक तौर पर भारत की चिंता ऐसे में बढ़ जाती है, खास तौर पर प्रचंड और ओली के चीन समर्थक रवैये का राजनीतिक इतिहास देखते हुए। ओली अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए भारत के साथ लिपू लेख सीमा विवाद को लेकर भगवान राम के नेपाल में जन्म जैसे बयानों का बवंडर उठा चुके हैं। वहीं प्रचंड भी अपने पिछले कार्यकाल के दौरान चीन से काफ़ी करीबी रिश्ता साझा करते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। यह बात और है कि सत्ता की कुर्सी से हटने के बाद प्रचंड हो या ओली भारत का रुख करते रहे हैं। परिवार की मेडिकल ज़रूरतों के साथ साथ भारत में राजनीतिक संपर्कों को साधने की कवायदें भी करते रहे हैं। नेपाल में भारत सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है, जिसका 150 से अधिक भारतीय कंपनियां वहां पर कारोबार कर रही हैं। इसके अलावा 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद आदि के लिए भारत समर्थन देता रहा है। भारत के विभिन्न विकास परियोजनाओं में से निवेश कर चुकी हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर फिक्र इस बात को लेकर होगी कि कहीं चीन से चलने वाली हवाएं ही काठमांडू में चलने वाले कामकाज की ओर कारोबार का रुख ना तय कर ले। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चीन लिमिटेड रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।